जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है और इस बार का वर्ल्ड कप टाइम जोन की वजह से काफी डिफरेंट टाइम पे मैचेस हो रहे हैं। आपने देखा ही होगा, कभी रात को 8-9 बजे मैच होता है, कभी रात को 12:30 बजे मैच हो रहा है, कभी सुबह 5 बजे मैच हो रहा है। तो इस बार के वर्ल्ड कप में उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि एक फिक्स टाइम पे मैचेस नहीं हो रहे हैं और आपने देखा होगा टीमें भी बहुत ज्यादा है और कुछ मतलब जो नई टीमें आई है उनके मैचेस है तो लोग इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। मतलब उस हिसाब से वर्ल्ड कप वाली फीलिंग नहीं आ रही। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, या फिर आपके लिए मतलब नॉर्मल जैसा होता है वर्ल्ड कप वैसा ही चल रहा है। मेरे हिसाब से उतना फील नहीं आ रहा, उतना मजा नहीं आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन बात करें हम कल के मैच के बारे में, कल का मैच यूएसए और पाकिस्तान के बीच था और कल का मैच आपने देखा ही होगा, एक बहुत बड़ा मैच था। बहुत बड़ा मैच इसलिए कहूंगा क्योंकि यूएसए जिस हिसाब से खेली है, डिसअपॉइंटमेंट मैं नहीं कहूंगा इसको। आप कहोगे कि डिसअपॉइंटमेंट है, कि एक उलट फेर है, मैं उलट फेर भी नहीं कहूंगा कि यूएसए ने उलट फेर किया है। नहीं, जिस हिसाब से आपने देखा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले कुछ सालों से जो चल रही है उस हिसाब से यूएसए डिजर्विंग थी विन, मतलब बहुत बढ़िया खेली। जिम्बाब्वे से हारी पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में, फिर कुछ दिन पहले आयरलैंड से हार के आई थी और अब यूएसए से तीसरी बड़ी हार। और हार का कारण आपको पता ही है, वो अच्छी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। तो बात करेंगे कल के मैच के रिव्यू के बारे में, कल कैसे क्या घटा, कल पाकिस्तान ने कहां गलती करी और यूएसए ने कहां पर अपना दाव अच्छा खेला जहां से उन्हें मैच विन मिला। जैसा कि आपको पता है कल यूएसए का मैच था, यूएसए होस्ट कर रही है पहली बार और वो डायरेक्ट एंट्री भी क्वालिफाई की थी इस वर्ल्ड कप में। यूएसए की टीम बहुत ही अच्छी क्रिकेट है, उनकी प्लेइंग 11 बहुत अच्छी दिख रही है, जिस हिसाब से सेटल नजर आती है। आपने देखा होगा जब टॉस जीता यूएसए ने तो प्री माइंड था, पहले से ही था कि हमें फील्डिंग लेनी है, और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस शो कर रहा था, उनका नर्व्स कंट्रोल थे, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और मतलब सामने वो ये नहीं देख रही थी कि कोई बड़ी टीम है या प्लेइंग नेशन ऐसा है जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है या फिर उनके लिए क्रिकेट बहुत ही ज्यादा माना जाता है। पाकिस्तान के साथ मैच था, उन्होंने ओवर हाइप नहीं करा अपने आप को, मतलब इस तरीके से शेल में लेके नहीं गए कि एक बड़ी टीम से अच्छी टीम से मैच है। कूल और काम रहे, टॉस जीतते ही बॉलिंग जैसा लेना था, फिक्स था कि बॉलिंग लेना है हमें, बॉलिंग पे आए। और आपने देखा ही होगा, बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो बैटिंग लाइनअप में आपने देखा होगा रिजवान आए ओपनिंग के लिए और बाबर आजम आए। रिजवान का दिन अच्छा नहीं था और रिजवान विकेट गवा बैठे जल्दी ही। मेरा मानना था रिजवान का चलना बहुत ही जरूरी था क्योंकि वो एक तो नंबर 1 T20 बैटिंग में है, आपने देखा होगा पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे से रन मारे। लेकिन ऐसे मैचेस में इस खिलाड़ी का चलना बहुत ही जरूरी है। आप कहोगे बड़े मैच का खिलाड़ी है, तो कल का मैच भी एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा मैच ही था। आप मतलब किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हो कि यूएसए से मैच था, नॉर्मल मैच है, तो आप इस तरीके की परफॉर्मेंस मतलब वर्थ नहीं है। रिजवान का चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, टीम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो शुरुआत नहीं दे पाए। फिर बात करते हैं बॉब्जी द किंग की। बॉब्जी द किंग बाबर आजम, आपने देखा ही होगा, एक तरफ पाकिस्तान बाबर आजम का कंपैरिजन रोहित शर्मा विराट कोहली से करता है, तो मैं साफ क्लियर कर देता हूं कि रोहित शर्मा और कोहली यहां है तो बाबर आजम यहां है। आप मतलब उसकी बैटिंग ठीक है, बैटिंग टेक्निक अच्छी है, रन बनाना जानता है, लेकिन सिर्फ आप ग्राउंडेड शॉट्स खेल के जो रन बनाते हो, आप खुद के पर्सनल 40-50 कर लेते हो, उतना इनफ नहीं होता है। टीम की सिचुएशन से आपको खेलना है। कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से शुरुआत करी बाबर आजम ने, तो शुरुआत में बाबर आजम ने 24 बॉल में 6 या 7 रन पे था। जिस हिसाब से आप पिच देखोगे तो पिच के हिसाब से इतनी मतलब गंदा ट्रैक नहीं था कि आप 24 बॉल में 6-7 रन पे हो और आप मतलब कोई टीम ज्यादा ही डिफेंसिव मोड में जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पिच इतनी गंदी भी नहीं थी। उस्मान खान जल्दी आउट हो गया, आपको पता ही है, उस्मान खान यूएई छोड़ के आए हैं। यूएई छोड़ने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें अपनी टीम में जगह दी है और उन्हें खिला रही है, और कल वो नहीं चल पाए, कल उन्होंने भी विकेट जल्दी गिर दी। बाबर आजम का आपने देखा होगा, बाबर आजम शुरू में बहुत ज्यादा बॉल्स खेल गए। मेरा मानना है कि वो बॉल्स कहीं ना कहीं नुकसान किया है। आप जब इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेलते हो T20 में, तो सामने वाली टीम वैसे ही बूस्ट हो जाती है। आप डॉट बॉल खिला रहे हो, एक एंड से कंटिन्यू डॉट बॉल खिला रहे हो, उसके बाद थोड़े रन्स करे उन्होंने, 40-42 पे पहुंचे, 44 बॉल में 43 रन मारे, तो ये इनफ नहीं था मेरे हिसाब से, ये टीम का विनिंग के लिए भी इनफ नहीं था। आपने कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग में एक फर्क देखा होगा, उनके पास ऐसे मतलब हिटिंग शॉट्स है, छक्के मारना वो जानते हैं, जब चाहे अपने गेम को स्विच कर लेते हैं और उसी टाइम रन बनाना जानते हैं। आपने देखा होगा रोहित शर्मा, उनके पुल शॉट देख लो आप, चौके या छक्के में जो डील करते हैं, उस हिसाब से बैटिंग देख लो आप, तो कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर आजम का। बाबर आजम को यहीं पर ये बात सीखनी है कि उनको गेम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आप एक एंड बचा के अच्छा खेल लेते हो, लेकिन जब टीम को जरूरत है तेज खेलने की, तो उस टाइम आपकी बैटिंग मतलब प्रेशर में दिखती है, स्ट्राइक रेट पे आप फंसते हो। आपने देखा ही होगा
जब टीम को बहुत ज्यादा जरूरी है, बाउंड्रीज लेनी है, तब आप अपनी विकेट दे देते हो। तो यहाँ पर बाबर आजम को अपनी बैटिंग में सुधार करना होगा। हार्ड हिटिंग जो कहते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी उनको। टेक्निकल पूरे अच्छे हैं, आपने देखा ही होगा, शॉट्स हैं उनके पास, लेकिन चौके छक्के मारना नहीं जानते वो। चौके छक्के मारने बहुत ही जरूरी है आजकल की टी20 गेम में। जिस हिसाब की बाबर आजम बैटिंग करते हैं, वो 50 ओवर के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी है, नो डाउट। लेकिन टी20 में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप देख भी रहे होगे कि शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ओपनिंग पे भी सवाल उठे थे रिजवान और बाबर आजम के। बाबर आजम कंटिन्यू ओपन कर रहे थे, वो अपना स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर रिजवान भी, दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाज है। दोनों के स्ट्राइक रेट पे जब सवाल उठे तो फिर सैम अयूब को ट्राई किया गया। सैम अयूब पीएसएल की खोज है, आपने देखा ही होगा, पीएसएल में अच्छी गेम खेली, उसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें ट्राई किया, कंटिन्यू वो फ्लॉप रहे। उसके बाद फिर बाबर आजम फिर से वापस आ गया ओपनिंग पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी भी प्लेयर को ओवर हाइप मत करो एक ही सीजन में। आप एक सीजन अच्छा खेलता है, आप उसको यहाँ पर चढ़ा देते हो कि भाई ये बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, अगले 20 साल के लिए आपने खोज लिया है। इस तरीके की बातें शुरुआत में नहीं करनी चाहिए किसी भी नए खिलाड़ी के लिए। मतलब वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बिल्ड नहीं हो पाता है। एक तो वो आप पहले उसे इतना चढ़ा के ले आए हो, और फिर वो 2-3 फ्लॉप खेलेगा, उसी को सेम बंदा उसी को गाली देने लग जाता है, तो वो खिलाड़ी फिर आने वाले टाइम के लिए भी परफॉर्म नहीं करेगा। हमेशा नए खिलाड़ी को हमेशा टाइम देना चाहिए। मेरा मानना है कि उसे डोमेस्टिक में और टाइम देना चाहिए था, उसके बाद इंटरनेशनल में लाना चाहिए था। कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी करी है पाकिस्तान ने। चलो ठीक है, उसकी बात छोड़ते हैं हम। अब बात करते हैं अगले बैट्समैन फखर जमान की। फखर जमान, आपको पता है, अगर इस लाइनअप में आप देखोगे, बैटिंग लाइनअप जो पाकिस्तान की पूरी है, उसमें हार्ड हिटिंग में 2 ही बंदे आते हैं। एक फखर जमान आता है और दूसरे चाचू इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद और फखर जमान, यही 2 ऐसे बैट्समैन जो नजर आते हैं मुझे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, जो छक्के मारना जानते हैं, जो कभी भी गेम को शिफ्ट कर सकते हैं। फखर जमान का दिन अच्छा नहीं था, वो चलते बने कल जल्दी ही आउट हो गए। दूसरी तरफ आपके जो विकेट कीपर है कल खैर फील्डिंग कर रहे थे, विकेट कीपिंग तो उनसे करवाई ही नहीं। आजम खान, आजम खान बिल्कुल भी बैटिंग नहीं कर पा रहे, आपने देखा होगा पहली बॉल पे कल भी वो चलते बने, उनसे बैटिंग हो ही नहीं पा रही है। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपने कमेंट्स देख के कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रखे हैं। फील्ड पे आते ही है तो वो नर्वस जो है उनके फेस पे नजर आता है। कहीं ना कहीं फिटनेस के इशू तो उनके साथ है ही, बिल्कुल भी फिट नहीं है खेलने के लिए। उन्हें मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना है तो उस हिसाब का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। आप यूं नहीं कह सकते हो कि मैं हार्ड हिटिंग कर लेता हूं, मैं छक्के मारना जानता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो लेवल सेट करना पड़ेगा टीम में आने के लिए, उस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। शदाब खान की बात करें तो टीम याद रखना चाहिए कि उसे एज अ बॉलर के तौर पे खिला रही है। वो रन कर रहा है, ठीक है, वो प्लस पॉइंट है आपका। आप खुश नहीं हो सकते उसके रन से कि भाई उसने रन कर दिया, अब तो जीत ही गए। वो जब तक विकेट नहीं लेगा ना, तब तक आपको मैच नहीं जिता सकता। शदाब खान का आपने देखा ही होगा, वो विकेट लेता ही नहीं है वो बंदा। वो आ रहा है, गुगली ट्राई कर रहा है, कुछ भी ट्राई कर रहा है, सामने वाला पिक करके वैसे ही मार दे रहा है। तो शदाब खान की सबसे बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान की कि शदाब खान पे ज्यादा ही मतलब रिलाई कर रहा है। वो थोड़े बहुत रन मार दे रहे तो खुश हो जा रहे हैं, उसके रन से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको जब तक वो विकेट नहीं लेगा। अगर वो विकेट लेगा प्लस फिर रन करेगा तो फायदेमंद है टीम के लिए। अगर वो विकेट नहीं ले रहा, सिर्फ रन कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उस रन का, क्योंकि विकेट चाहिए उस बंदे से। वहीं पर लैग कर रही है पाकिस्तान। मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का खोखला नजर आता है मुझे इस बैटिंग लाइनअप में। मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी है ही नहीं उनका। आप देखोगे आजम खान जबरदस्ती खेल रहे हैं, फिर फकर जमान का भी कुछ ऐसा है कि हार्ड हिटिंग जानता है वो बंदा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी बैटिंग में। फिर आप उस्मान खान, चलो अभी आए हैं वो, फिर रिजवान और बाबर पे ज्यादा ही डिपेंड है कि उनकी ओपनिंग अच्छी जाएगी तो ही नीचे के बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे। शदाब खान को ऊपर नीचे ट्राई करते रहते हैं ये लोग। तो इस तरह की बैटिंग लाइनअप से आप मैच नहीं जीत सकते। पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा बैटिंग लाइनअप जो पूरी पाकिस्तान की है वो इतनी खास नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। दूसरी तरफ अब यूएसए की बात करेंगे कि यूएसए ने किस तरीके से चेस किया इस मैच। करते हैं अब चेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 160 का टारगेट था। 160 का टारगेट मेरे हिसाब से मतलब किसी भी टाइम मुझे ऐसा नहीं लगा कि 160 का विनिंग टारगेट है। कहीं ना कहीं यूएसए भी अपने माइंड में लेके चल रही थी कि इनको 150-55 तक रोकना है, तो 160 तक रोका। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी यूएसए ने, आपने देखा ही होगा उनके जो बॉलर थे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। स्टार्टिंग में जो उनके 2 बॉलर थे, नाम लेने में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने देखा ही होगा, जो नेट्रवेलकर है, उन्होंने 2 विकेट ली, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे उन्होंने, और कैंजी ने 3 विकेट लिए। तो स्टार्टिंग की जो बॉलिंग लाइन थी बहुत ही बढ़िया थी, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी। आपने देखा होगा नेट्रवेलकर जो है वो इंडिया से है, उन्होंने मुंबई में अंडर 19 भी खेला है इंडिया के लिए, और रणजी का एक मैच भी खेला है मुंबई के लिए
उनकी जो बैक हिस्ट्री है, 2010 में उन्होंने अंडर 19 खेला था, फिर 12-13 में रणजी का एक मैच खेला मुंबई के लिए। उसके बाद वो यूएसए चले गए मास्टर डिग्री के लिए, वहाँ मास्टर डिग्री ली। उसके बाद वो यूएसए की टीम से खेलने लगे। यूएसए की टीम से जब कंटिन्यू खेलने लगे तो वो कैप्टन भी बने थे उस दौरान। वो पहले बॉलर है यूएसए के जिन्होंने फाइफर लिया ओडीआई में। वो पहले बॉलर है जो टी20 में भी विकेट ली है। और कल के मैच में एक बड़ी टीम के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहे, सुपर ओवर में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। तो उनके लिए अप्रिसिएशन बनती है। आपने देखा होगा बहुत ही कूल और कंपोज थे, अपनी लाइन पे हिट कर रहे थे, इधर उधर ज्यादा ट्राई नहीं कर रहे थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने। एकदम मैच्योरपन नजर आता है ना, मतलब आप गेम बाय गेम निखार आती है। और यूएसए अभी इंटरनेशनल लेवल पे अभी आई है, लेकिन कल के मैच को देख के कोई कह नहीं सकता है कि कल उनका मतलब इंटरनेशनल लेवल में दूसरा तीसरा ही मैच था। मेरे हिसाब से आपने देखा होगा बड़ी टीम के खिलाफ पहला मैच था, आप जो देख रहे होगे पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था उनका। जिस हिसाब से क्रिकेट खेली, उनके चेहरे पे कहीं नजर नहीं आ रहा था कि उनके सामने कोई बड़ी टीम खेल रही है। इस हिसाब से परफॉर्मेंस थी। आपने ये भी देखा होगा बांग्लादेश एक तरफ पिछले 20-25 साल से खेल रही है, लेकिन उनकी गेम में कोई सुधार नहीं आ रहा है। वो उसी तरीके की क्रिकेट खेल रही है, अपने होम ग्राउंड में इस तरीके की पिच बना लेगी, जीत लेगी, बाहर जाके जीतने का कोई नामो निशान नहीं है। जिस हिसाब की उनकी गेम भी है, खिलाड़ी नहीं आ रहे, एक दो खिलाड़ी पे वो डिपेंड है पिछले 8-10 साल से, नए खिलाड़ी को तैयार करना ही नहीं चाहते हैं। उस हिसाब से अगर ग्रो देखोगे तो यूएसए की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ग्रो के हिसाब से मेरा मानना यह भी है कि यूएसए में आपको पता है कि फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लोग। जो भी चाहिए, क्रिकेट एक महंगी गेम है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो यूएसए के पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छा खासा पैसा लगाया भी उन्होंने। वो अलग बात है, बाहर से प्लेयर लाए, बाहर से प्लेयर आप लाते भी हो तो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, फंड प्रोवाइड करना पड़ता है। उस हिसाब से ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, कोचेस चाहिए, आपको इन्वायरमेंट चाहिए, मीडिया चाहिए, ब्रॉडकास्ट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। आपने देखा होगा दूसरी तरफ युगांडा है, पपुआ न्यू गिनवा है, वो लैग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है, उस हिसाब से फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। उनके देश में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्रिकेट के फंड मिलना बहुत ही मतलब नामुमकिन है। आपको एक फॉरेन कोच अच्छा चाहिए, फिर आपको मतलब ब्रॉडकास्ट के लिए चाहिए, फिर आपको इक्विपमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग के लिए कैंप चाहिए, जगह चाहिए। इस मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ लैग कर रही है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। इस वजह से मेरा मानना है कि टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए भी खेल रही है क्योंकि फाइनेंशियली हर चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बात करते हैं बैटिंग की। आपने देखा होगा 160 का टारगेट था, कैप्टन मोनांग पटेल बैटिंग पे आए थे और ओपनिंग करते वो बहुत ही अच्छी शुरुआत, मतलब एक एंड को उन्होंने पकड़ के रखा। सबसे बढ़िया बात उनकी मुझे ये लगी कि 160 का टारगेट चेस करने आए तो उनके माइंड में कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि 8 की रन रेट हो गई या 10 की रिक्वायर्ड रन रेट हो गई। वो अपनी गेम खेल रहे थे और मैच को क्लोज लेके जा रहे थे। उनकी कोशिश थी कि मैच को जितना क्लोज लेके जाएंगे उतना ही टीम के लिए फायदेमंद है। एंड में जाके थोड़ा स्ट्रगल किया, नई टीम है, ये सीखने को मिलेगा कि एंड में जाके कैसे नर्व्स को कंट्रोल करना है। अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर भी रहा है तो उसकी लाइन को कैसे बिगाड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैच बाय मैच ही आएगा। आपने देखा होगा लास्ट में यॉर्कर मारे पाकिस्तान के बॉलर ने, और बॉलिंग में भी आप देख लो हारिस रऊफ है एंड में, शहनशाह अफरीदी है, आमिर है और दूसरी तरफ नासिम शाह है। मतलब पाकिस्तान जो बात करता है ना कि ऑन पेपर हमारी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, हमें कोई नहीं हरा सकता है, वहाँ यूएसए ने आपको पटक दिया है, वो भी रन चेस में आपकी इस बॉलिंग लाइनअप पे है। तो आप देख सकते हो कि आप मतलब ऑन पेपर स्ट्रांग हो, जब फील्ड पे एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एग्जीक्यूशन में नहीं हो। आपने देखा ही होगा बहुत ही अच्छा रन चेस किया, मोनांग पटेल बहुत बढ़िया बैटिंग करी, फिर एरन जोन्स उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी। आपने देखा होगा पिछले मैच के हीरो थे वो, गेम को एंड तक लेके गए और एंड में जो उन्होंने हारिस रऊफ को जो छक्का मारा वहां से गेम को निकाल लाए हो। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि अब यूएसए हार जाएगी क्योंकि शॉट्स लग नहीं रहे थे। एंड्स में आपने देखा होगा नीतीश कुमार बैटिंग पे आए थे, उन्होंने काफी बॉल्स ले ली थी, उस वजह से यूएसए कहीं ना कहीं मैच में पीछे चली गई थी। फिर आखिरी ओवर में नब्स को कंट्रोल रखा और हारिस रऊफ के जो छक्का मारने के बाद जो गेम आया, और फिर लास्ट में नीतीश कुमार ने चौका मारा जब एक बॉल में 5 रन चाहिए था। तो इस तरीके से यूएसए मैच को सुपर ओवर तक लेके गई। सुपर ओवर आपको पता ही है, मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर होता है, और सुपर ओवर में भी यूएसए बहुत बढ़िया खेली। यूएसए का सबसे बढ़िया मूव था कि वो लेफ्टी को लेके आए, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेके आए। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा बॉलर की लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ती है, उसकी वजह से वाइड वाइड पे सिंगल फिर डबल, इस तरीके से कर करके मेरे ख्याल से 7 रन उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़े। सुपर ओवर में 7 रन आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, तो इस तरीके से शो करता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा चीजें लैग कर रहे हो अपनी फील्डिंग में, बॉलिंग में, लाइन लेंथ में। आमिर बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से नासिम शाह का ओवर बनता था। नासिम शाह का दिन भी अच्छा था और लाइन लेंथ भी बहुत बढ़िया थी उस बंदे की, तो वहां पर आमिर की तरफ गए, वो आमिर की तरफ ना जाके नासिम शाह पे जाते तो मेरे हिसाब से कहीं 8-10 रन पे वो रोक सकते थे टीम को। 17-18 रन करे, 17-18 रन सुपर ओवर में आपको पता है इजी नहीं होता है, चेस करना मुश्किल होता है।
फिर आपको पता है हार्ड हिटिंग में उनके पास 2 ही बैट्समैन है, इफ्तिकार अहमद और फकर जमान। वही बैटिंग पे आए थे, उन्होंने आपने देखा ही होगा, एक चौका निकाला उन्होंने, उसके बाद इफ्तिकार आउट हो गए। फिर शदाब आए, शदाब का आपको पता ही है दिन अच्छा है उस वजह से बैटिंग पे आए, लेकिन 19 रन चेस करना इजी नहीं होता। इस तरह से यूएसए ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, एप्रिसिएशन बनती है। कहीं भी आपने मैच में देखा होगा रन चेस में भी, तो वो कहीं भी पीछे नहीं थी। आखिरी के कुछ ओवर में थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन शुरुआत के सारे ओवर्स में आप देखोगे तो वो हावी थी पाकिस्तान में। बहुत अच्छी गेम थी, एक ऐतिहासिक विन है यूएसए के लिए, आने वाले टूर्नामेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर वो आयरलैंड को हरा देती है तो मेरा मानना है इस पूल से इंडिया और यूएसए कहीं ना कहीं अगले राउंड के लिए जाएगी। पाकिस्तान, मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस मैच के हार के बाद कहीं ना कहीं 30-40% बाहर हो चुका है। अगर वो इंडिया से हार जाती है तो इंडिया से मस्ट विन गेम रहेगा उनका। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करेंगे दोस्तों, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। तो यह वीडियो आज की दोस्तों, जिसमें हमने पाकिस्तान के मैच के बारे में बात किया, रिव्यू करा, कहाँ किससे क्या गलती हुई। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।